हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कोविड-19 काफ़ी न्यूज़ में है और जिसके चलते भारत में भी पूरे भारत में भी लॉकडाउन का सामना हमें करना पड़ रहा है, जिससे हमारी काफ़ी हद तक बेसिक नीड्स भी अफेक्ट होती हैं और हो रही हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करूँगा। ये उन लोगों के लिए भी उतना ही ये एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक आम नागरिक के लिए इसके बारे में जानना। कई सारी एग्ज़ाम्स जैसे कि बैंकिंग और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी में भी यह टॉपिक पूछा जा सकता है, कह सकते हैं। तो इसके बारे में सभी को जानना उतना ही ज़रूरी है। तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दूंगा आपको, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन, इम्पैक्ट एट वर्ल्ड लेवल, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट स्टेप्स, वे फॉरवर्ड। तो आज हम इन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। WHO इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अवेयर अबाउट द डिसीज़ एट द वर्ल्ड। WHO एक ऐसी संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि हर कंट्रीज़ को यह बताती है कि कौन सी डिसीज़ कब और कैसे उत्पन्न हो रही है या फिर उसके रोकथाम के उपाय क्या हैं। कोविड-19 के केस में भी यही हुआ कि चाइना को काफ़ी पहले WHO ने सचेत किया, परंतु प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने के कारण, जिसका कारण खुद चाइना भी है, जहाँ पे ट्विटर हैंडल को यूज़ नहीं किया जाता है। वे अपना खुद का एक अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण से कम्युनिकेशन उस समय नहीं हुआ और ये महामारी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। जब तक हम इसके बारे में जानते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इसके वायरस का नाम है SARS-CoV-2। यहाँ 2 का मतलब यह है कि यह बीमारी पहले भी आ चुकी है चाइना में। यह बीमारी चाइना में 2002 के लगभग में आई थी, जिसके कारण चाइना में काफ़ी इकोनॉमी रिसेशन का उन्हें सामना भी करना पड़ा, काफ़ी मंदी का सामना करना पड़ा उन्हें। परंतु इस बार ये बीमारी फिर से आई और पूरे वर्ल्ड पर ही इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये बीमारी 2019 में आई, जिस कारण से कोविड-19 लिखा जाता है। हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा केस यूएस में हैं और वर्स्ट अफेक्टेड, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग जैसे 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं या जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी हो, वे लोग। इसके अलावा हम इसके लक्षणों के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि बुखार का होना, कफ आना, सांस लेने में दिक्कत होना, मसल पेन होना और तो और थकावट होना। कई लोगों पे इसका असर काफ़ी देर से पता चलता है और कई लोगों पे काफ़ी जल्दी, लेकिन एक एवरेज टाइम हम ये बोल सकते हैं कि 2 से 14 दिन एक ऐसा पीरियड है जिसमें इसके सारे लक्षण दिखाई दे जाते हैं। अब हम जानेंगे इसके प्रिवेंशन और रोकथाम। जैसे कि हम कह सकते हैं आज कोई वैक्सीन इसके लिए उपलब्ध नहीं है जो कि इस संक्रमण से हमें निजात दिला सके। इसलिए हमें इसे सिर्फ प्रिवेंट ही करना होगा, जिसमें ये 4 स्टेप्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि हम काफ़ी आसानी से भी कर सकते हैं। जैसे कि हाथों को लगातार समय समय पर धोते रहना, 20 सेकंड्स तक धोना, हैंड सैनिटाइज़र लगाना और अवॉइड करना
अपनी आँखों को टच करने से, नोज़ को टच करने से, मुंह को टच करने से, इसके साथ ही लोगों के ज़्यादा करीब ना जाना जो कि बीमार हैं, और अपने मुंह और नाक को टिश्यू या फिर मास्क से कवर करके रखना, अपने स्लीव्स को कवर करके रखना, जिससे कि जर्म्स हमारे तक ना आए। और सबसे कारगर इलाज है कि अपने घर में रहना, जिससे कि हम इस संक्रमण से काफ़ी कम संक्रमित हों या फिर ना हों। और अपने आसपास सफाई रखें। इसके बाद हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे इसके क्या प्रभाव हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इसका कहर है नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे हमें इसके सबसे ज़्यादा केस दिखाई देते हैं। करीबन यहाँ पर 2 मिलियन केसेस हो चुके हैं। कह सकते हैं कि 3 मिलियन वर्ल्ड में हो चुके हैं, एंड 1 मिलियन ओनली यूएस में। हम देख सकते हैं कि इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। यूएस हम मैप में देख सकते हैं कि ये कंट्री है यूएस, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हम देख सकते हैं कि इटली और फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भी, यूरोप में भी ये वायरस काफ़ी हद तक फैल चुका है। एशिया की बात करें तो एशिया में भी हम देख सकते हैं कि चाइना, जो कि पहले इससे काफ़ी ग्रसित था, लेकिन अब काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ ये बीमारी दूसरी बार आई है, जिस कारण से चाइना इसको काफ़ी हद तक पहले से एक्सपीरियंस कर चुका है। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में अभी तक केस देखने नहीं मिले हैं। साउथ कोरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल किया जा चुका है। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की ओर, जहाँ पे हम देखेंगे कि काफ़ी हद तक पहला पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ काफ़ी हद तक कहा जा रहा था कोविड-19 के पहले आने के पहले कि वर्ल्ड ग्रोथ सही हो रही है, जो कि चाइना और अमेरिका के ट्रेड वॉर के चलते काफ़ी कम थी, लेकिन ये सही होते हुए भी एट लास्ट इसे गिरना ही पड़ा। मतलब कोविड-19 के चलते वर्ल्ड का इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हद तक कम हो चुका है। हर कंट्री इतनी कम आ चुकी है, जैसे कि हम बात करें काफ़ी उन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की, जहाँ पे उनकी इकोनॉमी ऑयल प्रोड्यूसिंग पर ही निर्भर करती है। सेकंड, ग्लोबलाइजेशन में हम बात करें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर सकते हैं, जहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री से माल खरीद सकती है और बेच सकती है। ग्लोबलाइजेशन में हम चाइना का एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी ऑफिसेज़, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ये काफ़ी सारे ऑफिसेज़ वहाँ उपलब्ध हैं, जो कि और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ चाइना में होती हैं, परंतु कोविड-19 के चलते ये सारी एक्टिविटीज़ कम हो चुकी हैं। और अब वर्ल्ड लेवल पे सभी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वह खुद की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ खुद की ही कंट्री में सेटअप करें। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। यह भी काफ़ी चर्चा में रहा है। घरेलू हिंसा, जहाँ पे एक और लॉकडाउन से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर वो महिलाएं जिन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी, जैसे फ्रांस, जापान
जर्मनी, ये सब यूके भी बोल सकते हैं, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के केस काफ़ी हद तक सामने आए हैं। सप्लाई ऑफ फूड एंड एसेंशियल आइटम्स इन मैनी कंट्रीज़, जैसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी जगह जो फूड की सप्लाई चेन है वो ट्रैवलिंग फैसिलिटी अलाउड ना होने के कारण रुक चुकी है और काफ़ी हद तक लोगों को परेशानी हो रही है। अगला हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल के जो भी प्राइजेज़ हैं वो भी काफ़ी नीचे गिर चुके हैं। इससे जो लोग, जो देश इन पर निर्भर हुआ करते हैं वे भी काफ़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। रिडक्शन इन मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन्स, आजकल वे देश जैसे इटली का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पे कि जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं कि वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती हैं, परंतु कोविड-19 के चलते वह भी कोई कारगर साबित नहीं हुई है, जिसके कारण उन्हें भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैवलिंग एक्टिविटीज़ एट मिनिमम लेवल, और जैसा कि मैंने अभी तक कहा है कि ट्रैवलिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो चुकी हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी इसके कुछ हुए हैं, जैसे कि लाइफ स्टाइल चेंजेस, काफ़ी सारे लोग और भी हाइजीन हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें एक प्रकार से सफाई रखने की एक आदत हो चुकी है। और इंक्रीज़ दी वर्क ऑनलाइन और ऑनलाइन बिजनेसेस, तो एक इंक्रीज़ हुआ है, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ गए हैं इसके चलते, और लोग भी अपना काम ऑनलाइन कर रहे हैं जो कि बंद है फिज़िकल प्लेसेस पे। अपॉर्चुनिटीज़ टू चेंज मैन्युफैक्चरिंग बेस, तो ये भी अपॉर्चुनिटी भी मैंने अभी आपको बताई कि चाहें तो लोग अब अपनी आगे से सचेत रहकर अपना बेस पूरा मैन्युफैक्चरिंग का वैसे चाइना जैसी एक अकेली कंट्री में नहीं रखेंगे, और ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज़ इन फ्यूचर, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज़ इन फ्यूचर, और ये भी एक अपॉर्चुनिटी ही बोल सकते हैं कि आगे से लोग इस चीज़ के लिए कम ही दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड रहेंगे अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए, और अपने आप को सक्षम बनाएंगे। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, अब हम अपने देश की ओर चलते हैं, इंडिया पे, जहाँ पे इसका काफ़ी असर देखने मिल रहा है, परंतु कुछ कारणों से काफ़ी कम असर भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन फिर भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है हमारी कंट्री। जैसे कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक, जोग्राफिकल, social and cultural. So these are the 5 points on this we will discuss further. Postpone the elections of local bodies, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई सारे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे ये कह के पोस्टपोन कर दिए गए इलेक्शंस की कोविड-19 की महामारी फैल सकती है, जहाँ पे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं कराए गए। सेकंड, पार्लियामेंट का शटडाउन होना, लॉकडाउन इस पीरियड में जब महामारी काफ़ी हद तक फैल चुकी है, हमारे सारे ऑफिसेस, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ और पार्लियामेंट बंद हो चुके हैं। काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस काफ़ी पहले बंद कर दिए गए थे, उसके बाद काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज़ भी बंद कराई जा चुकी हैं। और नेक्स्ट इज़
ऑर्डिनेंस इंस्टेड ऑफ लेजिस्लेशन। देख सकते हैं कि संसद में सभा न होने के कारण ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, जिसके चलते प्रेसिडेंट ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल किया और पूरी कंट्री में उसकी गाइडलाइंस भी जारी करी। इसके अलावा एपिडेमिक एक्ट भी लागू किया, जिससे हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्शन दी जा रही है। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन मीटिंग्स ऑफ मिनिस्ट्रीज़। और इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने कई बार देखा कि प्रधानमंत्री कई सारे मिनिस्ट्रीज़ से बात कर रहे हैं या कई सारे चीफ मिनिस्टर्स और स्टेट्स से बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन टेक हियर। फर्स्ट पॉइंट इज़ लो जीडीपी ग्रोथ। जैसा कि अभी पहले हमने जाना, वर्ल्ड लेवल पे भी वैसा ही इंडिया के लेवल पे भी जीडीपी ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है। कहा जा रहा है कि 1.5 to 2.5% ही इस बार इंडिया की ग्रोथ होगी। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट भी हमने देखा कि काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जो डेली वेज अर्नर्स थे, जो रोज़ कमाने वाले थे, उनका भी काफ़ी हद तक उनके ऊपर बर्डन आया है। उनकी कोई कमाई नहीं हो रही है, सिर्फ एक्सपेंडिचर ही हो रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक हम देख सकते हैं कि वे लोग जहां उनकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मोर बर्डन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, काफ़ी बर्डन जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे भी पड़ रहा है। जैसा कि गवर्नमेंट ने पहले ही बजट में एलोकेशन कर लिया था काफ़ी सारी चीज़ों का, परंतु इकोनॉमी का ना चलना वो भी एक परेशानी बनी हुई थी काफ़ी समय से। उसके बाद कोविड-19 का आना, ये काफ़ी हद तक कंट्री के गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इन एमएसएमई एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। हम देख सकते हैं कि आज सारी इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ से लेके तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ तक सब बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण काफ़ी लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, जो कि डेली वेज अर्नर्स भी थे और एम्प्लॉयर्स भी काफ़ी सारे। सो नाउ in social angle we will discuss that these points. First is people maintaining social distancing. ओके, तो जैसा कि काफ़ी पहले से ही पता चली आ रही थी कि नमस्ते लोग उन करते तो थे, परंतु वह अब हमें दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु कोविड-19 के चलते काफ़ी हद तक लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। जहाँ हाय होता था, आज नमस्ते हो रहा है। देन पोस्टपोन दी मैरिजेस, कई सारी मैरिजेस पोस्टपोन हो गई। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन प्रेयर्स एंड इवन क्लोज दी टेम्पल्स, मॉस्क्स, चर्च। आजकल ऑनलाइन प्रेयर्स हो रही हैं, टेम्पल क्लोज़ हो चुके हैं, मॉस्क क्लोज़ हो चुके हैं, चर्च क्लोज़ हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। So here next is fear to visit any places। किसी भी प्लेस पर जाने से घबराना, आजकल लोग काफ़ी घबरा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें ये डर है कि उन्हें कोविड-19 ना हो जाए। नेक्स्ट इज़ दी डोमेस्टिक वायलेंस को मैंने सोशल कैटेगरी में डाला है, क्योंकि काफ़ी हद तक हमें देखा जाता है कि ये भी एक सामाजिक तौर पर हम इसमें ले सकते हैं कि काफ़ी हद तक
इंडिया में भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है। हम देख सकते हैं कि जब से लॉकडाउन लगा है भारत में, तब से पहले हफ्ते में ही 500 केसेस जो हैं वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में रजिस्टर्ड कराए जा चुके हैं, जिनमें से 300 डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आधारित हैं। कल्चर में हम देख सकते हैं कि जो कि कल्चर चला हुआ आ रहा था कि जमात की गैदरिंग्स होती ही थी हर साल, वो इस साल भी हुई, जबकि प्रधानमंत्री के पहले ही निर्देश दिए जा चुके थे, परंतु इसके होने के कारण काफ़ी ज़्यादा केस भारत में निकलकर सामने आए हैं। दूसरा कि टेम्पल्स, मॉस्क्स, सभी चीज़ें क्लोज़ करी जा चुकी हैं, जो कि फेस्टिवल्स के समय भी थी, जैसे कि रमादान एंड नवरात्रि, जो कि हिंदू और मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स थे। नेक्स्ट वी कैन सी हियर दैट इंडियन गवर्नमेंट स्टेप्स। तो देख सकते हैं कि भारत में गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि नेशनल लॉकडाउन लगाना, सेकेंड इंश्योरेंस टू हेल्थ वर्कर्स ऑफ ₹50 लाख, और लॉकडाउन के समय 50 लाख का वर्कर्स को इंश्योरेंस कराना, उनके हेल्थ के लिए 5 किलोग्राम्स फूड ग्रेन्स को एडिशनली प्रोवाइड कराना राशन शॉप के द्वारा, फ्री सिलेंडर प्रोवाइड कराना, विडोज़ को 1,000 रुपये देना और 500 रुपये जनधन खाते में देना। नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर वर्कर्स सेफ्टी। सो ऑर्डिनेंस जैसा कि अभी लाया गया, ऑर्डिनेंस एपिडेमिक का, जिसमें यह बताया गया कि अगर आप हेल्थ वर्कर्स को आघात करते हैं तो आपको उसमें सज़ा होगी और 5,000 से 2 लाख तक जुर्माना होगा, और कई केसेस में 5 लाख भी देना होंगे। नेक्स्ट इज़ कट डाउन इन सैलरी, 30% सैलरी जो कि कट डाउन करने के आदेश हैं इस बार MPs की सैलरीज में से, और लेट्स मतलब लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम का सस्पेंशन करना अगले 2 सालों के लिए, 2 years। ओके, नेक्स्ट इज RBI इंजेक्शन लिक्विडिटी थ्रू कट दी बेसिस पॉइंट्स। RBI ने भी अभी कुछ ही दिनों पहले जो है वो इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, कह सकते हैं बेसिस पॉइंट्स कट करके, परंतु कुछ बैंक्स फिर भी इसका लाभ लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। ये इसकी रियलिटी ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि उन्हें भी डर है कि कहीं वो पैसा वापस आएगा या नहीं। In addition to the judiciary also perform its functions to continue, और इसके एडिशन में हम ये देख सकते हैं कि जुडिशरी ने भी जो है वो जुडिशियल प्रोसेस को जारी रखने का कहा है और हियरिंग्स कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड ये करा जा सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें कराना उनके घर तक। उसके अलावा सफिशिएंट मनी प्रोवाइड कराना, अगर वो ना भी करा सकते हैं तो फूड को प्रोवाइड कराना। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना टू ऑल एंड प्रॉपर स्क्रीनिंग, हियर इज स्क्रीनिंग एंड okay, I forgot, I will change in PDF this। so प्रोवाइड कराना स्क्रीनिंग, प्रॉपर स्क्रीनिंग, जिसके चलते ये इंश्योर करा जा सके, ये सुनिश्चित करा जा सके कि लोग COVID-19 पॉजिटिव नहीं हैं।
नेक्स्ट इज़ मोर एडवर्टीजमेंट ऑफ हेल्पलाइन ऑफ वुमन केयर्स। तो ये हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके चलते गवर्नमेंट को ये स्टेप उठा सकती है गवर्नमेंट की वो एडवर्टीज़मेंट करे उन हेल्पलाइन नंबर्स का जो कि वुमन के लिए हैं इन डोमेस्टिक वायलेंस सिचुएशन में। नेक्स्ट इज़ मॉनेटरी सपोर्ट टू NGO फॉर प्रोवाइडिंग फूड एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। NGO को मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कराना जो कि हेल्थ और फूड प्रोवाइड कराने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस लेक्चर को सुनने के लिए। अब हम आपसे अलविदा लेता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलूँगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, यह नया लेक्चर आपको जो भी चाहिए उसका आप कमेंट में डाल सकते हैं।